दिल्ली पुलिस और जितने भी मीडिया कर्मी हैं आज एक सरकारी क्वार्टर के बाहर खड़े होकर छानबीन कर रहे थे। छानबीन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हो सकता था, उन्हें लग रहा था कि इस दिल्ली के सरकारी क्वार्टर के एक पुराने से मकान में जो फ्लैट है 623 नंबर है, उसकी कमरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसे सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे तो खड़े हुए। जो बाहर खड़े रिपोर्टर्स थे उनकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि कातिल इसमें जो था उसने बड़ी ही चालाकी से एक लाश को कमरे के अंदर छुपाया था, और इस तरीके से छुपाया था कि जो भी कोई अंदर कमरे में दाखिल हो रहा था उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, सिहरन पैदा हो रही थी। ये जो पूरी वारदात मैंने आपको बताई ये आज सुबह सुबह की है। अब दिल्ली पुलिस के रोंगटे क्यों खड़े होने लगे और जितने भी रिपोर्टर बाहर खड़े थे उनकी हालत क्यों खराब होने लगी, तो उससे पहले मैं आपको दो नाम बताता हूं, अनीश और महेश। ये दोनों सरकारी दफ्तर में काम करते थे और इनकी बीच में जो मोहब्बत थी वो एक लड़की बनी। अभी इन तीन लोगों का जो तिकड़म था उसकी वजह से क्यों दिल्ली पुलिस एक सरकारी दफ्तर से हटकर एक सरकारी क्वार्टर में आ जाती है। जिस तरीके का फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये वही इलाका है, सरकारी क्वार्टर है, लेकिन यहाँ पर आप रिपोर्टर्स और पुलिस की पूरी चारों तरफ पैनी नज़र बनी हुई है कि कहीं कोई और चीज़ ना मिल जाए। इसी घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर निकल के सामने आई, जिसे आज पूरी दुनिया सिरन के नज़र से देख रही है, सिरन पैदा हो रही है। लेकिन इसके पहले मैं आपको आगे कुछ भी बताएं कि ये जो पूरी वारदात है ये क्यों और कैसे अंजाम दी गई। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो वारदातें हुई हैं दिल्ली में, खास तौर पर श्रद्धा वालकर केस, जिसमें एक लड़की की बॉडी पार्ट्स को काट कर पूरे जंगल में बिखेर दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिले। पहली चीज़, इसके पहले भी दिल्ली में कई ऐसे कातिल हुए हैं और उसमें से एक कातिल तो ये भी था जिसने लाश को सिर काटता था और तिहाड़ जेल के बाहर फेंक आता था। तीसरा कातिल एक था जो दिल्ली से सटे निक्की का जो केस था, उसने जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसे मारता है, डीप फ्रीजर में रखता है और खुद शादी करने चले जाता है। तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो हैवानियत भरी जो कहानियां सामने आ रही हैं ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और जो आज की वारदात है जहां पे दिल्ली पुलिस और जितने भी मीडिया के रिपोर्टर थे उस क्वार्टर के पास जब जाते हैं तो उनकी हालत खराब होने लगती है। उन्हें अंदर क्या दिखा और कैसे पुलिस और मीडिया कर्मी उस क्वार्टर तक पहुंच गए, ये बेहद ही जानना जरूरी है, क्योंकि आज जो हम आपको आगे बताने वाले हैं वो दिलचस्प तो नहीं कहेंगे लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात जरूर है। सबसे पहले आपको जगह बता देती हूँ, दिल्ली के आर के पुरम की वारदात है ये। अभी जिस तरीके से दीपक ने जिन तस्वीरों की बात की, जो तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर पुलिस वाले और इतने सारे रिपोर्टर्स, मीडियाकर्मी इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज सुबह यहाँ से एक 47-48 साल के आदमी की लाश निकली है। नाम है उसका महेश। दरअसल ये जो पूरी वारदात है इसको अंजाम देने के लिए पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं, इसी का दोस्त, इसी के साथ काम करने वाला अनीश था। दरअसल महेश और अनीश की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये लोग सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया करते थे। महेश अधिकारी था तो वहीं जो महेश है वो एक युवा लड़का है, वो क्लर्क के तौर पर वहाँ पर चयनित हुआ था। अब इन लोगों का काम वगैरह ठीक ठाक चल रहा था, दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती भी हो गई। दोस्ती इस कदर हुई, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक वक्त पर जब अनीश को 9 लाख रुपयों की ज़रूरत थी तब महेश ने उसकी मदद की, उसे एक झटके में 9 लाख रुपए दे दिए। आप सोचिए इतनी जल्दी कौन रुपए निकालता है, वो भी 9 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है। और किसी की मदद करने के लिए एक झटके में महेश ने अनीश को वो रुपए दे दिए। तो एक ट्रस्ट, एक फेथ जो महेश का था अनीश के ऊपर, वो इस बात से समझा जा सकता है। अब इन लोग की दोस्ती पक्की थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। लड़की भी उस दफ्तर में काम करने आती है। अब तीनों काम क्या करते, अनीश की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है और इसी बहाने जो लड़की थी उसकी दोस्ती महेश के साथ भी हो गई। अब इन तीनों की एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई, बॉन्डिंग हो गई, साथ में कैंटीन वगैरह जाते, खाते पीते भी सब एक साथ होता। लेकिन इसी दौरान, इसी बीच में जब इन लोग की दोस्ती हो रही थी, ऑफिस में काम वगैरह हो रहा था, तब उस लड़की को अनीश से हो जाता है प्यार और अनीश भी उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। इन दोनों की तो लव लाइफ चल पड़ती है। लेकिन जो महेश है उसको भी वो लड़की पसंद आ जाती है, उसका भी मन हो जाता है कि लड़की मेरे साथ घूमे फिरे, मेरे साथ रहे। और कई बार वो उस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता है, जो बातें अनीश देख लेता है और अनीश उससे झगड़ा भी करता है कि तुम जानते हो जब वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम इस तरीके से उस पर गंदी नज़र क्यों बनाए हुए हो, तुमको पीछे हट जाना चाहिए। इस तरीके के कई बार झगड़े होते हैं, लगातार झगड़े होते हैं और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि
28 अगस्त से एक दिन पहले जो अनीश है वो लाजपत नगर और साउथ एक्स की मार्केट जाता है, वहाँ से जो रिंच होती है, पाइप रिंच, वो ख़रीद कर लाता है, कुछ पॉलीथीन ख़रीदता है, उन्हें लाकर अपने घर में रखता है। उसका घर 1121 आर के पुरम, फ्लैट नंबर उसका 1121, यहाँ पर लाकर वो अपने घर में रखता है। फिर 28 तारीख को सुबह सुबह फ़ोन करता है, क्योंकि वो प्लान तो बना चुका था कि अब जो भी हो, मेरी गर्लफ्रेंड को ये इतना तंग कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो इसको रास्ते से तो हटाना है। इसीलिए वो रिंच पाइप और ये सब पॉलीथीन वगैरह लेकर आया भी था। फ़ोन करता है महेश को और बोलता है कि देखो भाई, जो हो गया वो ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ, एक बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ज़रा मिलकर ही मामला सुलटाते हैं। अब जो महेश है वो सोचता है ठीक है यार, दोस्त यारी तो, हमारी दोस्ती तो है ही अच्छी। वो अपनी कार निकालता है, वो उसके घर निकल जाता है और 2 बजे उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही महेश अनीश के घर पहुंचता है, दोनों में फिर से लड़ाई होती है। लड़ाई इस कदर बढ़ती है कि जो अनीश पहले से प्लान करके बैठा था, वही रिंच वो निकालता है और उसके सर पर वार करता है। इस तरीके से वार करता है कि जो महेश है उसकी मौत हो जाती है। ये होने के बाद वो बड़े आराम से जगह साफ़ करता है, खून के धब्बे वगैरह मिटाता है, अपने घर को एक तरीके से साफ़ करता है कि कल को कुछ ऐसा हो तो कोई उसे पकड़ ना सके। अब इतना हो जाने के बाद जब वो घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लेता है, तब वो जो लाश थी महेश की, उसको पॉलीथीन में लपेटता है। वो भी एक नहीं 3-4 पॉलीथीन लेकर आता है, तो उन सब में पूरी जो बॉडी है उसकी वो लपेट कर रख देता है। फिर यहाँ से निकल जाता है अपनी कार लेकर सोनीपत जाता है। वहाँ पर अपना फ़ोन छोड़ कर आता है, ताकि कल को अगर कोई बात हो, इन्वेस्टिगेशन उठे, तो पुलिस उस तक ना पहुँच पाए और पुलिस को बता सके मैं तो सोनीपत में था। वहाँ चला जाता है, फिर वापस आता है। वापस आने के बाद अब वो जाता है उस क्वार्टर में जहाँ पर जो सरकारी अफसर वगैरह रहा करते थे, आर के पुरम में ही है, जहाँ पर आप जो भी विजुअल्स देख रहे हैं, ये वही जगह है। यहाँ पर वो आता है, फिर देखता है कि जो एक कमरा बन रहा है 623 फ्लैट, वहाँ पर लाकर, जब पीछे ना उस वक्त काम चल रहा था, बहुत सारे मिस्त्री लगे हुए थे जो खुदाई वगैरह कर रहे थे उस वक्त, जब उसे, तो उसने देखा कि अब ये सब तो हो ही रहा, तो मैं चाहूँ तो ये लाश यहाँ पर दफना सकता हूँ। फिर वो लाश लेकर आता है, लाश को पहले कमरा नंबर 623 में रखता है। उसके बाद जब लोग वहाँ से हटते हैं, तो जाकर एक जगह गड्ढा थोड़ा सा बना होता है 1.5-2 फीट का, उसके अंदर वो बॉडी डाल देता है और मिट्टी ऊपर से डाल देता है। फिर एक मिस्त्री को बुलाकर लाता है और बोलता है कि देखो, यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तुम फटा से जितनी जल्दी बना सकते हो एक चबूतरा बना दो सीमेंटेड, और बस इतना करके वो एक सीमेंटेड चबूतरा भी बनवा लेता है। अब यहाँ तक एक मर्डर हो जाता है, बॉडी छुपा भी दी जाती है। बड़े आराम से वो बॉडी लेकर 1121 उसका फ्लैट था, वो 623 तक जाता भी है। देख रहे हैं आपकी दिन के उजाले में कितने अच्छे तरीके से, कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट पर वो गया भी। वहाँ पर उसने बड़े आराम से, लोग काम भी कर रहे थे, एक लाश भी छुपा दी, सीमेंट से चबूतरा भी बनवा दिया, इतना सब कुछ हो गया। और जो महेश था अब वो मर चुका था, उसकी जो बॉडी थी वो एक चबूतरे के अंदर दबी हुई थी। लेकिन अब इसके बाद जो महेश का भाई है वो सोचता है कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मेरे भाई से बात नहीं हुई, तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन कराता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पा रही। अब इसके आगे क्या होता है, किस तरीके जो महेश है, जो माफ़ करिएगा, जो महेश का भाई है, वो किस तरीके से पुलिस को सारी बात बताता है, पुलिस किस तरीके से एक व्हाट्सएप मैसेज देखती है, फिर सीसीटीवी देखती है, किस तरीके से कातिल अनीश तक पहुँचती है, अब ये भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपकी पूरी वारदात तो समझा दी, ये जो शातिर कातिल है अनीश, इसने कार कहीं और छोड़ी, चाबी कहीं और छोड़ी, लोकेशन कहीं और था और लाश कहीं और थी। आप प्लानिंग समझ रहे हैं। लेकिन ये जितना भी शातिर हो, सब कुछ इसने, मर्डर कहीं और किया, लाश कहीं और छुपाई, कार कहीं और रखाया, चाबी कहीं और रखाया, और यहाँ तक कि जो फ़ोन है वो भी उसने कहीं और छुपाने की भरसक कोशिश की। लेकिन उससे गलती हो गई। गलती ये हुई कि उसने वापस जब वो लाश के पास जाता है, तो उसी की महेश के फ़ोन से एक स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पर। ये लिखता है कि मैंने 64 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, और जब तक मैं ये पैसे लौटा ना दूं, या जब तक ये पैसे जमा ना कर लूं, तब तक मैं जा रहा हूं। अब इसने एक जो जिसकी उसने हत्या कर दी है, उसी की फ़ोन से जब उसने स्टेटस लगाया, तो कई लोगों ने देखा। अब महेश के भाई ने को लगा कि शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ है, ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने जा रहा हो। उसने इस डर से कि उसका भाई कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, पुलिस थाने जाता है और बताता है कि देखिए मेरे भाई का फ़ोन लग नहीं रहा, और उसने लास्ट स्टेटस ये लगाया है। अब स्टेटस कहाँ लगाया ये पता लग गया कि व्हाट्सएप पे लगा था। उसके ज़रिए लोकेशन ट्रेस की गई। तो कुल मिलाकर पुलिस अनीश तक पहुँच जाती है। अब अनीश से पूछा जाता है कि भैया आखिरी बार तो तुम्हारे साथ ही देखा गया था, तुम बताओ सच क्या है। अनीश कहते हैं देखिए मैं तो उसे मिलने गया था, और उसने मुझसे कहा था कि उसने शायद 64-65 लाख रुपए ले रखे हैं,
और वो लौटा नहीं पा रहा है, तो वो कुछ जुगाड़ कर रहा है कि जिस तरीके से पैसे जल्दी से जल्दी वापस किए जा सकें। पुलिस को लगा अच्छा, तो उसने पूछा कि ठीक है तुम कहाँ गए थे, तो उसने जो भी लोकेशन बताया कि देखिए भैया मैं तो इधर गया था उधर गया था। तो पुलिस ने ठीक है तुम इधर ही बैठो, हम उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखते हैं कि तुम कौन सी गाड़ी में गए थे। अब अनीश को लगा कि कहीं पुलिस वालों को सच पता लग गया तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं उसे, तो उसने पुलिस वालों का टाइम बर्बाद करने के सिवा उसने फ़ौरन ही बोल दिया कि देखिए मैंने ही मारा था महेश को, और जो पूरी कहानी ये थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड की ज़्यादा करीब जा रहा था। 9 लाख रुपए के जो अनिता ने बताया ये भी चीज़ थी। लेकिन जो पूरा जो नेक्सस है वो इस तरीके से है कि व्हाट्सएप स्टेटस अगर वो ना लगाता तो शायद वो कभी पकड़ा भी नहीं आ जाता, क्योंकि उसने फुल बचने की हर एक को प्लानिंग की थी जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। आप समझ रहे हैं, लाश कहीं और पर मारा, कहीं और पर सामान कहीं और से लेके आया, और इनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि किसी को भी शक नहीं हो सकता था कि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें वारदातें हो सकती हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में आजकल जो वारदात या जो हैवानियत से भरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, ये अपने आप में रोंगटे और सिहरन पैदा करने वाली है, क्योंकि लाश को छुपाने के लिए जो कातिल है जिस तरीके के तिकड़म और दिमाग लगा रहे हैं, ये अपने आप में भयभीत और डरावना है। क्योंकि कातिल अब सोच रहे हैं कि पुलिस से भी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पुलिस किस किस तरीक़ों से उन्हें ट्रैक कर सकती है। आप समझ रहे हैं, फ़ोन को छुपा देना, कार की गाड़ी को छुपा देना, लाश को छुपाने के लिए मिट्टी खोद के ऊपर से चबूतरा बना देना, ये हर एक को कोशिश है। श्रद्धा वालकर केस में भी ऐसा ही था कि बॉडी पार्ट्स को आज तक उसकी बॉडी पार्ट्स रिकवर नहीं हो पाए। 1-2 हड्डियाँ मिली हैं जिनसे डीएनए से पता लग पाया कि ये श्रद्धा का ही है। तो जो कातिल हैं वो जितने भी शातिर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं एक चूक ज़रूर हो जाती है, और पुलिस उसी एक सिरे को पकड़कर इस पूरे मामले को सुलझाने की जो उनकी तरफदारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो केस सुलझाते हैं, ये अपने आप में पुलिस की तरफदारी करनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले जो कातिल हैं वो शातिर बनने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी, पुलिस किस तरीके से कौन कौन सी धाराओं के तहत इस पर केस करती है और कोर्ट से इसे क्या सज़ा मिलेगी, और जब भी सज़ा मिलेगी इस कातिल को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।